अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम ने आपके साथ पिछले एपिसोड में शेयर किया था कि फर्स्ट काउंसिल के मेंबरान जो पाकिस्तानी और मुस्लिम थे उनकी हमने एक शॉर्ट ब्रीफ डिटेल आपसे डिस्कस की थी। तो आज हम आपको थोड़ा सा इससे और पीछे की एक हिस्ट्री बताना चाह रहे हैं। 1861 का जो कानून था, इंडियन एक्ट, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसलिए पास किया था कि इससे पहले ब्रिटिश जो कि बरतानी हुकूमत थी वो बड़े सगीर पाको हिंद को थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी डील करती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक चार्टर्ड कंपनी थी वो उन्होंने उनको बिज़नेस का एक टाइटल दिया हुआ था कि वो पाकिस्तान, बड़े सगीर, बंगाल, अफ़गानिस्तान के अंदर ट्रेडिंग के लिए आएंगे और यहाँ पे अपने सिस्टम को मैनेज करने के लिए अपनी निजी फ़ौज रखेंगे। अब क्योंकि उनको यहाँ पे आए हुए तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका था, तो उन्होंने मलका बरतानिया की जो विश थी उसके तहत पूरे बड़े सगीर में मैक्सिमम उनका कब्ज़ा हो चुका था। तो वो ये चाहते थे कि इसको बरतानिया रियासत का हिस्सा बना लिया जाए और डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इसके लिए फिर उनको, क्योंकि वो जमहूरियत के सबसे बड़े अलमबरदार थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोकल रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ के लोकल नुमाइंदों को साथ अपने रखेंगे। तो इसके लिए उन्होंने फिर यहाँ पे इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल और उसके बाद बड़े सगीर के यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुआ करते थे, उस टाइटल को ख़त्म करके वाइसराय कर दिया गया। और इसी तरह जो आगे हमारे सूबे थे, जैसे फ्रंटियर था, सिंध था, पंजाब था, इसको मैनेज करने के लिए एक लोकल कमेटी बना दी गई जो यहाँ पे एज ए गवर्नर के थ्रू काम करती थी, और गवर्नर उसको प्रेजेंट करता था, एज ए हेड करता था, और उसके साथ उसकी एक काउंसिल होती थी जिसे हम उस वक्त की पंजाब असेंबली कह सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर लेजिस्लेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट थे और मिस्टर ल्यूज ही थे, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट काउंसिल की लास्ट मीटिंग की सदारत की थी और सेकंड काउंसिल को भी इन्होंने ही चेयर किया। इस काउंसिल की टोटल तादाद मेंबर्स की 32 थी, जिसमें से 19 ब्रिटिश एम्प्लॉइज़ थे और 2 हिंदू मज़हब से लिए गए और 4 सिख मज़हब से लिए गए। बाकी 7 मुस्लिम थे जो कि बड़े सगीर पाको हिंद, मौजूदा भारत और पाकिस्तान से ताल्लुक़ था जिनका। नाज़रीन, मुस्लिम मेंबरान जो कि बड़े सगीर पाको हिंद से बिलोंग करते थे, उनमें ख्वाजा बरादरान में ख्वाजा अहमद शाह साहब इस काउंसिल के मेंबर थे, और दूसरे खान बहादुर ख्वाजा यूनुस शाह साहब भी इस काउंसिल के मेंबर थे। और तीसरे नंबर पे खान बहादुर सैयद मेहदी शाह गोजरा जो कि लैलपुर से बिलोंग करते थे, वो भी इस काउंसिल के मेंबर थे। और उनके अलावा खान बहादुर आदमजी मामू जो कि एक इंडस्ट्रियल थे, और आदमजी टेक्सटाइल वगैरह ग्रुप जो है उन्हीं के अजीज़ व कारब चला रहे हैं। और सेठ साहब उस वक्त जूट का बिज़नेस करते थे, और जूट के बिज़नेस में इनका ताल्लुक़ उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अच्छा था। इसी तरह मलक मुबारक खां टवाना जो कि यहाँ हमारे मिठा टवाना से बिलोंग करते थे, और इनको भी उन्होंने सेलेक्ट किया इस काउंसिल के लिए और कानून साजी के लिए। खान बहादुर बहराम खां मज़ारी जो कि मज़ारी ट्राइब से थे, वो भी इस कमेटी का हिस्सा थे। और उनके बाद खान बहादुर मियाँ मोहम्मद शफ़ी साहब जो कि भगवानपुरे फैमिली से थे। नाज़रीन, पिछली एपिसोड में हम मज़ारी फैमिली का भी आपको बता चुके हैं, मियाँ फैमिली का भी बता चुके हैं, और ये जितने भी प्रोमिनेंट नाम अभी मैंने लिए हैं, ये तमाम के तमाम ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और नाज़रीन, इस वक्त जो कि आम सोशल मीडिया पे अजीब किस्म के तबसरे चलते हैं, उस हवाले से भी मैं बात करता जाऊँ कि इन लोगों को जागीर या इन लोगों के पास ये जो लैंड थी एग्रीकल्चर, वो कैसे आई? क्या इन्होंने वाकई ही कुत्तों को नहलाया या इन्होंने गोरों के घोड़े पाले? तो इसकी डिटेल मैं अगली अपनी एपिसोड में आपसे बात करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि ये वो नाम हैं
کہ جن کو برٹش گورنمنٹ نے خود چنا تھا۔ ناظرین، ہم مزید آپ سے یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ برصغیر پاک و ہند میں کس طرح ایک قانون سازی کے تحت ایک شفاف طریقے کی کوشش کی گئی یہاں پہ لوکل نمائندگوں کو ساتھ ملا کر قانون سازی کرنے کی، اور عام انتخابات کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں انہیں دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس قانون سازی کے سلسلے میں جو اقدامات کیے گئے ان کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور عام انتخابات میں عام آدمی کو ووٹ ڈالنے کا کس قدر اختیار تھا یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔